स्क्रीन दिखाई दे रही है? No, नो मैम। अब दिखी? no, no. नो मैम। अब Yeah, दिख गया मैम। दिख गई ना? यो ठीक है। तो जो तुम्हारा आने वाला टेस्ट है संडे, क्या संडे को डेट क्या है? 20। तो इसका जो बायो का सिलेबस है बता देती हूँ, मुझे पता नहीं बाकी सब्जेक्ट के क्या, अपना बता देती हूँ। इवोल्यूशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करे है ना हमने? यो मैम। और इसके बाद जो चैप्टर बताऊंगी वो देख के तुम्हें शॉक लगेगा, बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। दैट मीन्स पूरा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे बायोटेक में जाने वाला है। और कैसे जाएगा ये? पहले मैं तुम्हें कराऊंगी वही PYQ, उसी के साथ जो भी ऑप्शन के टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर होंगे। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर तुम सेल्फ स्टडी करके आओ। तो आज होगा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रीदिंग वाला खत्म। तुम्हारा होमवर्क अब यही है कि अगले लेक्चर का तुमको पढ़कर आना है। तुम्हारा इतना ही होमवर्क है, हर रोज यही होमवर्क रहेगा। सो मेक श्योर पढ़ के आओ, अदरवाइज ये क्वेश्चन वाली चीज तैयार नहीं हो पाएगी। तो कहीं पे होमवर्क अभी लिख लो कि तुम्हारा होमवर्क है क्या पढ़ के आना है। पहला चैप्टर कौन सा बायोटेक का? Principal and processing. प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस। है ना? और कैसे डिवाइडेड है वो चैप्टर? एनसीईआरटी है, खोलो। मेरे पास नहीं है। Yeah, NCR. तुम खोलो एनसीईआरटी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल है सबसे पहले तो। इस मैम चैप्टर को कैसे पढ़ो? हाँ हाँ, बोल बोल। फिर प्रोसेसेस है मैम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग मैम, ये सारा है। फिर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेटिंग डीएनए टेक्नोलॉजी में अगला टॉपिक है। ओके, रुक जाओ एक सेकेंड, ये मेरी कॉल करने दे। पहले जो पेज होगा वहां पे हेडिंग्स लिखी होंगी, दो बहुत बोल्ड बोल्ड वर्ड्स लिखे होंगे बायोटेक से रिलेटेड, मिले? डेफिनेशंस होगी उनकी। मॉडर्न बायोटेक ऐसे करके कुछ होगा, कन्वेंशनल करके है। Yeah, ma'am. है ठीक है, उन दोनों की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इस वाले चैप्टर में क्या है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर ये यही बात करते हैं कि कैसे आप कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, और उसको कैसे किसी वेक्टर में लगाते हो। इन दोनों चीजों के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। वेक्टर में आप बहुत अच्छे से इसके साथ आप एक और चीज पढ़ते हो जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब सिंपल सी बात है, डीएनए हमेशा हम सर्कुलर सा बनाते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये डीएनए है, और इसका ये वाला है ना, जो ये पार्ट है, ये ग्रीन वाला, ये वाला जीन मुझे बहुत पसंद है, ये वाला जीन मुझे निकाल लेना है, और ये वाला जीन निकाल के मुझे किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देना है, लेट से ऑर्गेनिज्म बी के अंदर डालना है। तो ये वाला जीन जो है इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर इसको कैसे काटेंगे, कि जब काट लिए इसको बाहर निकाल दिया, अब इसको डायरेक्टली इसके अंदर डाल दूं मैं, या मैं इस छोटे से जीन के सेगमेंट को किसी और सेगमेंट के साथ अटैच कर दूं, प्लाज्मिड जिसको हम कह देते हैं ना, वेक्टर, किसी वेक्टर के साथ मैं इसको अटैच कर दूं और फिर हमारे इस बी ऑर्गेनिज्म में डाल दूं। इतने ही प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर जो काटती है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हो कि ये कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर किस टाइप के होते हैं ये तुम पढ़ते हो। अच्छा मुझे बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी का पार्ट है? नेक्स्ट चैप्टर का है ना, किसका है? मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है एक्चुअली 12th की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अरे तुमसे पूछ रही हूँ, बता दो कोई। काफी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कहा था मेरा बायोटेक हो गया है, नहीं पता? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी का पार्ट है ना? शुक्र है इसने बोला एटलीस्ट, तुम चारों चुप क्यों हो जाते हो, डराते क्यों हो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो चलो बाद में आ गया, ये तो मैं ही तुम्हें कराऊंगी आराम से। तो तुमको करना क्या है, मैं ये इतना भाषण क्यों दे रही हूँ, कैसे पढ़ के आओगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ के आना, वहां पे आता है टूल्स ऑफ बायोटेक, इसके बारे में पढ़ के आना, क्या होते हैं ये वेक्टर, क्या होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है,
ठीक है, इनके बारे में पढ़ के आना। ब्लंट एंड्स क्या होते हैं या स्टैगर्ड हैंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़कर आना। एनसीईआरटी ही पढ़ाना ढंग से, वही काफ़ी है। ठीक है, फिर एक सेगमेंट आएगा जहाँ पे वो तुमको दिखाएंगे कि कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक पूरा पार्ट है डीएनए एक्सट्रैक्शन का। इन चीज़ों को रीड करके आना। ठीक है, डीएनए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मैं तुमको कराऊंगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा तो मैं बीच से करा दूंगी, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक कराऊंगी। तो ये मैं करा दूंगी, इसको चाहे छोड़ दो, नहीं भी आता तुम्हें, लेकिन ये वाला पार्ट पढ़कर आना। ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं तुम्हें पूरा पूरा रिवाइज कराऊंगी यार, पूरा, ऐसी बात नहीं है नहीं कराऊंगी, लेकिन तुमको खुद को पढ़ के आना पड़ेगा। जीरो से आओगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये हो नहीं पाएगा। तो होमवर्क समझ में आया सबको, करना कैसे है? यो मैम। ठीक है, कोशिश करो, अगर ये टेक्निक काम करेगी ना तो तुम बहुत जल्दी बायोलॉजी से फ्री हो जाओगे। और अगर बहुत जल्दी बायोलॉजी से फ्री हो गए, दैट मीन्स 50% नीट का पेपर प्रिपेयर करके फ्री हो गए। इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान दे सकते हो, स्कूल वाले स्कूल पे ध्यान दे सकते हो, और फिर भी नीट निकल जाएगा। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? क्यों ड्रॉप करना जब तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े ड्रॉप करने की? सोचने की बात है ना, उस एक साल में कॉलेज करना, मजे करना। लोग तुम्हारे इंटरव्यू देंगे, मैं तुमने एक ही टाइम में निकाल लिया है ना, और जिन्होंने ड्रॉप किया है, तुम्हें क्यों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करनी है? जल्दी से इजी वाली चीज़ निपटा लो। बायो सोचो 50% तैयार हो जाएगी जनवरी के एंड तक, अगर हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमने प्लान किया है बैठकर। सारे बायो फैकल्टी दूसरे डिपार्टमेंट से भी आके हम लोगों ने मिलकर प्लान किया है। इसलिए हम जो सुनील सर बात कर रहे थे उस मीटिंग की, उस वर्कशॉप का मीनिंग ये था कि हम साथ बैठ के डिसाइड करें। तो जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग फरवरी एंड तक आपकी बायो इतनी तैयार हो जाएगी कि आप 50% पेपर अपना नीट का कराओ। बायो 50% ही आते हैं ना, तो आप वो अटेंड करवाओ, इतना पेपर तैयार हो जाएगा। बट फॉर दैट वी नीड कॉन्ट्रीब्यूशन। अकेले नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन पढ़ना तुम्हें है। क्वेश्चन तुमने करके आने, मैंने नहीं करने, राइट? सो फ्रॉम योर एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड है, जो तुम्हें कहा है वो कर कर आना, ये पढ़ कर आना। अभी तुम कैसे पढ़ोगे ये तुम्हारा टाइम टेबल है, उसमें मदद चाहिए वो भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना तुम्ही को होगा, राइट? तो अगर किसी को दिक्कत है, स्कूल वाले बच्चे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे टाइम टेबल बनाए, तो जस्ट पिंग मी, गिव मी अ मैसेज। जिसने भी मैसेज किया है टाइम टेबल के रिगार्डिंग, उसको टाइम टेबल मिला है? ये बताओ। यो मैम। मिला है ना? ड्रॉपर्स को मिला, स्कूल वालों को भी मिला है, राइट? ट्राई करा तुम लोगों ने? कोशिश कर रहे हो? यस मैम। एग्जैक्टली, कोशिश करेगा उसको प्रॉब्लम्स आएगी, फिर उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी आएगी। तुमको जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन करना तुम्हें खुद है, राइट? तो तुम्हारी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज नाउ वी आर इन व्हाट, नवंबर। आज क्या है? 16, राइट? यानी नवंबर चला गया, राइट? तो नवंबर तुम्हारा चला ही गया, तुम्हारे पास बचा दिसंबर एंड जैन। दिसंबर जैन में हमने इतना करा देना है, तुम देखो तुम्हारा 50% कवर हो जाए। अब ज्यादा हमारी चलेगी 11th। ओके, तो 11 के लिए ड्रॉपर्स को भी दिक्कत है और स्कूल वालों को भी दिक्कत है, क्योंकि छोड़े हुए टाइम हो गया ना। ड्रॉपर को 2 साल हो गया, स्कूल वाले को 1 साल हो गया, टाइम हो गया ना। तो इसके लिए घर से पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है? यही तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इतना क्लियर सबको? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ टॉपिक बचे थे, उसको करने के लिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ साथ खत्म करेंगे। ओके, रेडी? डन? रेडी? चलो, फिर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं कैमरा बंद करती हूँ ताकि तुम फोकस करो। कम ऑन, जल्दी। कर रहे हो ना? 17 seconds done. I'll give you 1 minute. I'm giving you 1 minute initially. Good. पहला आंसर सिमरन is here. Very good, Simran. Anshul is here. Okay. Good. Simran and Anshul are participating. Very good. 34 seconds done. Where is the answer? Anish is there. Very good. Good. Renuka is here. Very good. Kuldeep is here. Very good. I almost have all the answers. सारे ऑप्शन सेलेक्ट करे तुमने। 50 सेकेंड डन, 10 seconds left. Hemraj is here. Very good, Hemraj. That's the correct answer. Nandini is here. Good, good. 5, 4, 3, 2, 1. Stop.
साहिल इज देयर, आंचल, धीमन इज देयर. गुड, चलो इतने ने पार्टिसिपेट किया. ऑल राइट, पल्लवी इज ऑल्सो देयर, लिटिल लेट. हाँ, चलो गुड गुड. पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट. पार्टिसिपेट करने से नहीं हटना, ढीठ बन के करते रहना है, वो है जब तक है जान वाले हिसाब. So the question is, the figures show a diagrammatic view of human respiratory system with label A, B, C, D. Select the option which gives correct definite identification. Correct लिखा है ना, तो मैं अपनी कॉपी में कैसे लिखूंगी? कॉपी यार, कष्ट जीवन में मैं करूंगी. जैसे मेरी कॉपी है ये, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे. उसके बाद मैं लिख दूंगी करेक्ट. मुझे करेक्ट ढूंढना है इसमें. मैं तो अंडरलाइन भी कर देती हूँ, मेरी आदत है. तो 1 में मुझे करेक्ट ढूंढना है. इसके आगे मैं ऑप्शन लिखूंगी क्या है, समझ आई? मुझे याद रहेगा, मुझे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. ये बहुत ही फाइन मिस्टेक है जो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं, इसलिए बार बार कर रही हूँ. ठीक है, शालिनी, पल्लवी की भी आंसर आ गया. ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन. आइडेंटिफिकेशन बतानी है एबीसी जो सही कर रहा है, और फंक्शन भी सही बताने. तो 2 चीजें बतानी. ठीक है, सबसे पहला है सी एल्व्यूलाई. क्या सी एल्व्यूलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या सी एल्व्यूलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ ना देख के बाबलो. यो हाँ मैम. कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन तो सही है तो ये एल्व्यूलाई. क्या ये थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग्स होते हैं? यस मैम. स्ट्रक्चर एक्सचेंज फॉर गैसेस, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. यस मैम. तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हुआ? मैम सी. यही तो हुआ. अच्छा, आगे देख लेते हैं, बाकियों के दूसरे ऑप्शन रखते हैं. डी इज लोअर एंड ऑफ लंग्स. लोअर एंड ऑफ लंग्स पे जो है वो है डी, राइट? तो डी क्या है? लोअर एंड ऑफ लंग्स. ये कह रहे हैं डी रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर एंड ऑफ लंग. डी किसको सिंबलाइज कर रहा है? किस स्ट्रक्चर को सिंबलाइज कर रहा है? डायफ्राम. यस, बेशक लोअर एंड ऑफ लोकेशन, ये लोकेशन है लोअर एंड ऑफ लंग्स, लोकेशन है ये लंग की, लेकिन यहाँ पर पड़ा जो है वो डायफ्राम है. डायफ्राम के ऊपर है लोअर एंड ऑफ लंग. अगर तुम और स्पेसिफिक जाओगे ना तो ये पार्ट हुआ लोअर एंड ऑफ लंग, इससे बिल्कुल ऊपर डायफ्राम थोड़ी हुआ. तो इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, डायफ्राम इज लोकेटेड है तो लोअर एंड ऑफ लंग, लेकिन यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो डी लेबल करता है डायफ्राम को, राइट? और इसने कंफ्यूज कैसे किया? यहाँ डायफ्राम लिखे, डायफ्राम पुल्स इन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. अरे वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट ही कर नहीं रहा ना, डी तो उन्होंने गलत बात बोलती. समझ आई बात? कैसे गलत हुआ ऑप्शन? सी पे आओ, सी पे आओ. ए इज ट्रैकिया, दैट इज करेक्ट. करेक्ट और नॉट? यस मैम. है ना? ये तो ट्रैकिया ही है. चलो, 1 पॉइंट तो करेक्ट हो गया. अगला, लॉन्ग ट्यूब है, हाँ, सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. अरे नहीं यार, आगे कार्टिलेजिनस रिंग होता है, पीछे नहीं. आधा छल्ला ये याद है ना, पीछे से खोखला है क्योंकि पीछे से इसोफेगस जा रही है, तो ये पूरा रिंग नहीं है. तो कंप्लीट वर्ड की वजह से ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वाला डी, बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन. जो बी है हमारी वो है प्लूरल मेम्ब्रेन. ये वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये जो उसको लंग्स को लाइन कर रही है. ठीक है, ये है प्लूरल मेम्ब्रेन. जो लंग की तरफ है वो है विसरल, जो दूर है वो दूसरी वाली है पेरिटोनियम. नाउ सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग. ये रिब्स को सराउंड कर रही है, लंग्स को सराउंड कर रही है? ये लंग्स को सराउंड कर रही है, रिब्स को थोड़ी कर रही है. ये रही रिब, ये बेटा रिब है. ठीक है, अंदर उसके लंग्स है और बीच में तुमको मिलती है प्लूरल मेम्ब्रेन. एक तरफ वो बेशक रिब से को कंबाइन कर रही है, मतलब रिब्स के पास है, लेकिन दूसरी तरफ से थोड़ी उसको कवर कर रही है. तो ये देखो ना, सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसा नहीं है दोनों साइड से रिब्स को सराउंड नहीं कर रही है, ऐसे दोनों साइड से नहीं सराउंड कर रही, सिर्फ अंदर की तरफ है. समझ आई बात? यो मैम. हाँ, तो ऐसे हो गया डी इनकरेक्ट. सबको समझ आ गया? यो सबको मैम. समझ आया? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन गलत था. गॉट इट ना? गॉट इट मैम. चलो कोई बात नहीं, होता है. स्टार्ट. Start. Now 50 seconds you will get. I will keep on decreasing your time. Keep on increasing your question solving speed. ध्यान से करना, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन. यहाँ तक क्वेश्चन ही है. $30 done. 15 seconds left.
Okay, Hemraj. Very good, Hemraj. Absolutely correct answer. Very good. Okay, good, Kritika. Kritika participated, huh? Good, Anchal. Dhiman. Good, Anish. Very good. Good, Kuldeep. Yes, Anish, now it's good. Very good, Gurpreet. Good, Anchal, Kirna. Sneha, very good. Now Sneha and Ekta also activated. Good, 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 good. Good to see. Very good on all the correct answer. हाँ पल्लवी also correct. Okay, stop. अरे मैं good बोलने के चक्कर में आंसर भूल गई थी. ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने तुम्हें. Shit. Okay. चलो कोई बात. Select the correct events that occur during inspiration. Correct करना है हमें select. ठीक है inspiration के टाइम पे. Inspiration मतलब सांस अंदर लेना. सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? शालिनी, you are late. Okay, be on time. Otherwise पेपर छिन जाएगा. है ना. टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो. कैसे करोगे ना, ऐसे थोड़ी आदत हो जाएगी एक दिन मैं उठूंगी और मुझसे हो जाएगी. भगवान थोड़े हम. ठीक है, तो टाइम लिमिट किया करो कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अरे कौन से पेन से लिख रही हूँ मैं, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो एक क्वेश्चन को मैं 1 मिनट दूंगी, यानी कि 10 मिनट. तो 10 मिनट का मैंने अलार्म सेट कर दिया. अब मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लेकिन मैं 10 ही करूंगी प्रैक्टिस. ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन कैसे हो गए. ओके, अच्छा शालिनी कोई बात नहीं, नेट स्लो है तू. राइट, मैंने 30 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट रखे हैं मैंने खुद को. इनिशियली मैंने ऐसे करा है. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे मैं कम करूंगी. 30 मिनट की जगह अब मैं ना 25 मिनट्स में ही इसको खत्म कर दूंगी. ऐसे तुम्हें धीरे धीरे स्पीड जाएगी. रियलिस्टिक रखना. एक क्वेश्चन को 1 मिनट रखा है ना, एक क्वेश्चन को 1 मिनट के साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया. अगली बार एक क्वेश्चन को मैंने 50 सेकेंड्स के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट किया. इसको रियलिस्टिक रखना. ऐसे मत करना एक दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 5 सेकेंड. बी रियलिस्टिक. कितना से हो पाता है, समझ आई. तो टाइम के साथ एक बार ट्राई करो. ओके, फिर तुम्हारी स्पीड बनेगी. गॉट इट. Yeah, ma'am. ओके, नाउ करेक्ट ऑप्शन में कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ये तो करेक्ट हो गया. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इंस्पिरेशन में? Yeah. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. बिल्कुल होती है. हमने साफ साफ लिखा है. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस. क्या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है? No, ma'am. No, ma'am. Increase करेगा. पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब चेस्ट का वो जो रीजन है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तभी तो अंदर से बाहर से हवा अंदर आएगी. बाहर से हवा लेनी है तो जगह तो बनानी पड़ेगी ना, तो ये तो गलत हो गया. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज? Decrease. Decrease. बेटा डिक्रीज. क्यों? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब छाती के अंदर जो प्रेशर था वो, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर अंदर से बाहर की तरफ जाएगी. एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में प्रेशर कम है, तभी तो एयर बाहर से अंदर की तरफ जाती है ना. हमने पढ़ा था ना, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी. और हमने पढ़ा था कि हमेशा गैसेस का मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो. राइट, लो प्रेशर की तरफ जाती है. वो हमने वो रूम का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था. जिसने नहीं पढ़ा था वो लास्ट लेक्चर में जाके पढ़ना, उसमें लिखा है. राइट, तो जिसने फोर्थ ऑप्शन को सही समझ लिया उसने इंक्रीज को डिक्रीज पढ़ लिया. ओके, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 और 2 है? 1 और 2. ए. ये भी नहीं हो सकता. 1 2 इसमें भी है लेकिन इसमें फोर्थ भी है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. सो आंसर वुड बी ए. समझ आया? Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया. चलो आगे चलते हैं. एनी टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये उसको आता होगा जिसने अच्छे से याद किया. मैंने बोला था आपको करना पड़ेगा. फॉर्मूला. मैं इसमें तुम्हें चलो 1 मिनट देती हूँ कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसा है ना, ये छोटा सा ही है. तेरा फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको किसका. लेकिन अभी कोई बुक नहीं खोलेगा. ओके, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. बुक नहीं खोलनी है. वेरी गुड साहिल, अब उठे हो तुम. कहाँ गिरा हुआ था इधर से. गुड शालिनी, गुड सोनाक्षी, गुड अनीश, ऑल करेक्ट आंसर. यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए न्यूमेरिकल. तुमको फॉर्मूला पता है, ऐसे निकलेगा और करेक्ट ही निकलेगा, गलत हो ही नहीं सकता. गुड किरना, गुड कुलदीप. सिर्फ न्यूमेरिकल जिसको नहीं फॉर्मूला पता उसका गलत है. सिमरन, स्नेहा, आंसर ABCD लिखना बेटा. गुड आंचल, आंसर सही है वैसे तुम्हारा. गुड रेणुका. 5 4 3 2 1 स्टॉप. गुड आंचल, नंदिनी, मीनाक्षी, रिया. वेरी गुड आंचल, धीमन. तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है?
टीवी प्लस ERV. क्या चीज? टीवी प्लस ERV. ERV. TV TV plus stands for ERV. TV stands for Tidal Tidal volume. Tidal volume. volume. Tidal volume. और ERV stand for Expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume. तो प्लस ही तो करना है. वैल्यू क्या है? 500 प्लस 1000 दैट वुड बी 1500. आंसर वुड बी बी. ये सिर्फ उसका गलत होगा जिसे फॉर्मूला नहीं आता, तो फॉर्मूला याद करना है. अब जब दो टर्म्स तुम्हारे सामने आई है, कौन सी टर्म आई है? हम कहते हैं ना प्रीवियस ईयर करो, उससे तुमको पेपर प्रिपेयर करना है. इस बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो टर्म आई है वो पता होनी चाहिए. जैसे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? Volume in the lungs after normal expiration and inspiration. नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन के बाद वॉल्यूम इन द लंग्स, दैट इज टाइडल वॉल्यूम. Yes, ma'am. शॉन? Volume of air which is inspired normally and expired normally. एग्जैक्टली. जो तुमने बोला था वो शायद रेजिडुअल वॉल्यूम बोल दिया तुमने अनीश. मैम यही तो बोला. नहीं, उल्टा बोला तूने. तूने बोला वॉल्यूम ऑफ द लंग्स में जो एयर की रह जाएगी अगर मैं नॉर्मली सारी बाहर निकाल दूं हवा. इंस्पायर और एक्सपायर ऐसे बोला मैंने. एक्सपायर और नॉर्मली जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो है टाइडल वॉल्यूम, और जो नॉर्मली हवा छोड़ रही हूँ वो है टाइडल वॉल्यूम. तुमने बोला जो हवा छोड़ दी उसके बाद लंग्स में जो बचा वो टाइडल वॉल्यूम है, वो तो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना. वर्ड्स पे कंफ्यूज हो गया. ध्यान से बोलना. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? ये कोई लड़की बताएगी मुझे. लड़कों ने ठेका उठाया आंसर देने का. बोलो. Ma'am, volume of air a person can expire by forcefully. एक्सपायर बाय फोर्सफुली, उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सही बोल रही है Yeah, ma'am. बॉयज? आदो को पता नहीं बात क्या हो रही है. कौन से पेज नंबर पे है ये? 12th की बुक है मेरे पास, 11th की है. निकालो पेज नंबर 271. यहाँ निकालो 17.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम पे टिक करो, ऐसे स्टार बनाओ उस पे. क्वेश्चन आया ना, उस पे ये पढ़ना है. रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे बनाओ, सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे बनाओ. राइट. और उसके अलावा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो कहाँ पर है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अपना नेक्स्ट पेज पे 272 पे ईसी, इस पे भी स्टार बनाओ. ठीक है. तो अब हम जब भी इसको पढ़ेंगे ना, जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हमें याद रहेगा कि यहाँ से नीट ने क्वेश्चन पूछा है. इन पे तो ध्यान देना है और इस पूरे टॉपिक पे ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है. मतलब नीट वालों की इस टॉपिक पे नजर है. गॉट इट? समझ आया क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं? Yeah, ma'am. ठीक है, चलो रेडी. 1 2 3 स्टार्ट. करेक्ट स्टेटमेंट. 30 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट. $15 seconds done. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. I just got 5 answers. 1, 2, 3, 4, 5. Anish answered. Simran answered. Anchal answered. Hemraj answered. Divesh answered. Shalini came. Chalo uska net slow tha. Shalini answered. Divesh is here now. Good. What about other? Gurpreet, you're late. No participation? Took time to find this question. It's a very easy question. क्या बात होगी? मोटिवेशन खत्म होगी लाइफ में? इतनी कम पार्टिसिपेशन. बच्चे बताए कितने सारे हैं. और एक तो तुम बायो क्लास में बढ़ जाते हो. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट बताओ. एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. इज इट करेक्ट? नो मैम. फिर इसकी वजह से एक्सपिरेशन थोड़ी होती है. ये तो नहीं है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के टाइम पे छाती के अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इट ट्रू? यो मैम. बिल्कुल ट्रू है. बिल्कुल. तभी तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर बॉडी के अंदर हवा जाती है. अगर चेस्ट में ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होता, हवा यहाँ से बाहर निकलती. जहाँ प्रेशर ज्यादा है
वहां से हवा भागती है, जहां प्रेशर कम है वहां आती है। तो अगर चेस्ट में प्रेशर कम है तभी तो हवा अंदर आएगी ना, तो इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन की बात हो रही है इसमें, तो बी इज करेक्ट। सी इज इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है और चेस्ट में प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर निकलेगी, इंस्पिरेशन नहीं होगी, एक्सपिरेशन होगी। ठीक है, एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। हमें बहुत अच्छे से पता है एक्सपिरेशन स्टार्ट होती, इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तो हमने इंस्पिरेशन से रखा हुआ था ना। और किसकी कॉन्ट्रैक्शन? दो स्ट्रक्चर्स की पढ़ी थी हमने, एक डायफ्राम की पढ़ी थी और एक इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, राइट। तो ये उल्टा बोल रहे हैं, ये तो हमारा इंस्पिरेशन में होता है जो इन्होंने एक्सपिरेशन में लिखा है। तो आंसर वुड बी बी। अगर तुमको ये पॉइंट नहीं समझ में आए, हो सकता है किसी को ना समझ में आए ना, वो बच्चा शर्म करके बोलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको अभी भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का टॉपिक नहीं आता। ठीक है, इंस्पिरेशन नहीं आता तुमको, होता क्या है उसमें, और एक्सपिरेशन नहीं आता। तो कहीं साइड में लिखो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन नहीं आता, इसको रीड करना है, रीड। लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड होगा, आलम सर से ले लेना। ठीक है, और अगर तुमको आता है, तुमने लेक्चर लगाया था फिर भी नहीं हो रहा, तो एक बार इसका पढ़ना, बुक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन करना। समझ आई क्या गलती थी? नहीं आई? आगे मैम आगे। इतना चुप मत हुआ करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो पर्पस ये नहीं है कि तुम्हारे सारे आंसर करेक्ट हो, सारे आंसर करेक्ट होंगे तो मुझसे पढ़ क्यों रहे हो, मुझे पढ़ा दो। बात तो सही है ना, सच तो सच है, सारा आता है मुझे पढ़ा दे, तू भी पढ़ रहा है। पर्पस ये है कि तुम्हें पता चले तुम्हें कितना आता है, जो तुमको नहीं आता तो तुमको क्या नहीं आता, ये भी तो पता चले आता क्या नहीं है। पढ़ तो लिया था, लेक्चर सारे लगाए थे, एनसीईआरटी भी सारी पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकला, तो क्या नहीं आता। तो मुझे पता चला कि मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी, पर शायद जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी या पढ़ रहा था मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बस ऐसे ही कर दिया गो थ्रू, मुझे लगा मुझे समझ आया पर नहीं आया। शायद उस दिन मैं क्लास में सुन रही थी, मेरा ध्यान इधर उधर कहीं हो गया, तो कोई पॉइंट मुझसे छूट गया, मुझे नहीं आया समझ। तो क्वेश्चन करने से आपको पता चलता है आपको क्या नहीं आता, तभी तो वो पढ़ोगे। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सही करना उसको ये पॉइंट नहीं है, गलत करना पॉइंट नहीं है, पॉइंट है ये समझना तुमको क्या आता है या क्या नहीं। सेम क्वेश्चन थोड़ी नीट वाले रिपीट करेंगे, बावले थोड़ी है वो। पर तुम्हें टॉपिक पता चल गया तो तुम प्रिपेयर कर लोगे। सो अंडरस्टैंड हर क्वेश्चन में कि तुम्हें क्या नहीं आता। और अगर तुम्हें सारे टॉपिक आता है फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तुम्हें, तो तुम्हें प्रॉब्लम समझनी है, दिक्कत क्या है। मे बी तुम मिस रीड कर रहे हो, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहे हो, राइट। तो इस क्वेश्चन में टॉपिक जिसे नहीं आता था उसका क्वेश्चन गलत होगा, बाकी सबका सही निकलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टार्ट। 1 मिनट, लेक्चर के बीच में टाइम नहीं दूंगी मैं, जल्दी जल्दी करो। ये उससे होगा जिसने रट्टा बढ़िया मारा है। मैंने बोला था, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, नीट में आया है, किस पे, वो हम कर रहे थे ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। बेटा ऐसा स्टार बना लो बढ़िया वाला, ये तुम्हारे 4 मार्क्स देगा तुम्हें, बाय हार्ट याद कर लो ये पॉइंट। 2 आंसर, गुरप्रीत का, साहिल का, वेरी गुड। हेमराज का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। दिवेश का इज हेयर, किरणा इज हेयर, रेणुका इज हेयर, आंचल इज हेयर, आंचल इज हेयर, धीमन भी है, दोनों है। गुड, दिस इज गुड दैट न्यू नेम्स आर पार्टिसिपेटिंग। तुम क्लास में बोलते नहीं हो पर तुम अगर लिख रहे हो तो तुम्हारा पार्टिसिपेशन है, वही मैटर करता है। दिव्या इज हेयर, सिमरन इज हेयर, वेरी गुड। चलो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। सोनाक्षी आ गई, सोनाक्षी सिन्हा, पल्लवी, अरे 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 अभी भी समय है, राइट राइट, करो करो, अभी साइन है तुम्हारे पास। 5 4 3 2 1 stop. Sneha is also there, Nandini is there, एकता is here, अंजलि here, पल्लवी here, सोनाक्षी here. गुड गुड, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, नाइस, अच्छी बात है, किया करो पार्टिसिपेट। राइट, सुनो अब, ए कौन है ये, शिखा, लेटो तुम, आंसर दिखा पहले। ठीक है आंसर सही है तेरा, पर लेटो तुम। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन द कॉलम बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड ड्रिल है हमारी, करेक्ट को अपा ने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, मैच द कॉलम कर लेते हैं। ओके भाई, सबसे पहले ए आ जाओ, टाइटल, अरे व्हाइट कलर की ली थी, कौन है ये, अच्छा अभी बताते हो साहिल इसके बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन करा दूं। यो मैम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले है ए है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वही बोली थी ना जो अभी अभी बेचारे अनीश ने समझाई थी,
उल्टा बोल दिया था उसने। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू बहुत आसान थी, सबसे पहली वॉल्यूम यही थी 500 की वैल्यू में, 500 एंड 550, इजंट इट? तो टाइडल वॉल्यूम इज 3, ए का 3, ए का 3, 2 ऑप्शन है, ये 3 तो ऐसे कट गए, ये तो काट दो ऐसे। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी, इंस्पिरेटरी रिजर्व। इसमें से तुम खुद भी सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें सही लगता है। मैं होती तो मैं रेसिड्यूल वॉल्यूम की तरह भागती हूँ, सोखी सी लगती है मुझे। तो डी का करेक्ट आंसर क्या है? डी इज ए रेसिड्यूल वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती थी अराउंड 1112. हाँ हाँ बोलना, अराउंड 1100 to 1200 ml, राइट? रेसिड्यूल वॉल्यूम किससे बहुत मिलती है? Expiratory reserve. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, सी से बहुत मिलती है। सी की वैल्यू क्या है? 4। ये देखो 1000 to 1100 से बहुत मिलती है रेसिड्यूल वॉल्यूम की वैल्यू, राइट? सो आंसर वुड बी बी। ऑप्शन करके देखना, आंसर बी आएगा। ये वाला जो था ये प्योरली था रट्टा, लर्न करना था ये यूनिट्स, राइट? तो इससे पता चलता है कि एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दे कैन ड्राइव अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो तुम्हें इसके साथ क्या पता चला? एक तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है जो पेज नंबर 271 पे है, इसे हमने स्टार बनाना है क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन तो हमने कर लिया। उसके अलावा देखो डेटा और कहाँ है? इस डायग्राम में डेटा है, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, Yeah, ma'am. है ना? पेज नंबर 273, डेटा याद करना है, ठीक है? समझ में आई ना? जहाँ डेटा है वो याद करना है क्योंकि हमें नीट के पेपर ने बता दिया कि डेटे वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा डेटा कहाँ दे रखा है? 272 पे, ये वाला, इस पे भी स्टार बनाओ, ये भी तुमको याद करना है। इसे कहते हैं पेपर एनालिसिस। बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर करो उसको एनालिसिस करो, तो एनालिसिस क्या करोगे? यही देखना है, डेटा पे क्वेश्चन देते हैं वो। चलो नेक्स्ट, स्टार्ट। 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं देने मैंने, जल्दी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये आंसर तुम्हें आता है, हम 2-3 बार ये टर्म यूज कर चुके हैं इस क्लास में। कम ऑन 10 सेकेंड डन। कम ऑन अनीश, यू नो दिस। गुड हेमराज, गुड साहिल, गुड अनीश। सॉरी साहिल मैं भूल गई, मैं भी कराती हूँ तुझे। आंचल ध्यान से सोचो, रियली क्लोज आंचल, रियली क्लोज। साक्षी इज गुड, गुरप्रीत इज गुड, दिव्या गुड, तरुण का है आज हमारा, विजय का है हमारा, शिखा इज हियर। आज आया नहीं? हाँ तरुण है नहीं। तनिषा कहाँ हो तुम? इशिता कहाँ है हमारी? अंजलि क्यों नहीं बोल रही? मीनाक्षी, वाई योर आंसर इज नॉट कमिंग? मुस्कान का आंसर नहीं आया। तनिषा तुम्हारा आंसर कहाँ है? गुड गुड, ओके डन। 1 मिनट दे दिया मैंने बातों में। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स, ठीक है? एल्वियोलाई से भरे पड़े हैं, गुड किरणा। द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तुम जितनी मर्जी सांस बाहर छोड़ दो, मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी, मैंने और फोर्सफुली सांस छोड़ दी, जितनी मर्जी बाहर सांस छोड़ दे, लंग्स कोलैप्स नहीं होते। क्यों? एल्वियोलाई के बाहर तो कार्टिलेजिनस रिंग नहीं था उसकी शेप रखने के लिए, तो कोलैप्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके पास रेजिड्यूल वॉल्यूम होती थी। रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होती है? गुड आंचल। Volume of air which remains in the lungs after the most forceful expiration. यस, और इसको ऐसे भी Total कह सकती amount हूँ of air remains in lungs after force. गुड। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि वो एयर लंग्स के अंदर जो हमेशा रहती है, कभी नहीं जाती, ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, है ना? ऑलवेज इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये ऑलवेज। लिख दिया तो मतलब लिख दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? इसके साथ इस क्वेश्चन से मुझे क्या पता चला? मुझे डेफिनेशन आनी चाहिए किसकी? इसकी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी। वही सिंपल, वो दोबारा से वही टॉपिक आ गया यार, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझ गए ना अब तुम? 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, कितना इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे। ओके, साहिल का डाउट था, एक बार साहिल का डाउट ले लेते हैं। साहिल नाम के लोगों का डाउट ले लेना चाहिए, अक्सर नाराज हो जाते हैं नहीं तो। मेरे बॉस का नाम साहिल है, ले लेना चाहिए डाउट। डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस। हे भगवान, वीडियो ना देख ले। तो ये रही बॉडी की एक्सिस, प्लस साइन बनाया, और ये हमने बना लिया। कौन कौन है ये? साहिल।
या फिर मैं बॉस ही बनाती हूँ, बेचारे परेशान ही रहते हैं। ये साहिल दुखी रहता है, एक्चुअली गुस्से में नहीं, गुस्सा करते नहीं देखा हमने, परेशान है, परेशान से साहिल जी हैं ये। बॉडी की साइड्स कौन सी बताओगे? एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। देखो टुवर्ड्स द हम लोग जनरली रहते हैं तो हेड रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा हेड लाई करता है, और जहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से बकल कैविटी। देखो अब इसके ना एक्सेप्शन एनिमल किंगडम में साहिल बहुत मिल सकती है, तो घबराना नहीं है, राइट। वहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। जनरली जहाँ पे तुम्हारा हेड रीजन होता है, यहाँ पे जहाँ तुम्हारा माउथ रीजन होता है, उस वाली साइड को हम बोलते हैं एंटीरियर, तो मैं इसको बोल दूंगी एंटीरियर। पोस्टीरियर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द एंटीरियर, तो एंटीरियर से बिल्कुल अवे ये लाइन नीचे ही तो जा रही है, इसको मैं कहूंगी पोस्टीरियर। अगर मैं बॉडी में बोल दूं तो बॉडी में क्या बोलूंगी, इसे मैं बोल दूंगी एंटीरियर, जहाँ पे सर है। पोस्टीरियर क्या होगी? ये पैरों वाला रीजन पोस्टीरियर। अगर मैं बोलूं मैंने रीढ़ की हड्डी निकाल लिया बाहर है, ये रही, तो जो हिप बोन है वो होगी पोस्टीरियर, लास्ट पॉइंट। तो एंटीरियर होगा एटलस और एक्सिस वाली साइड, ठीक है, समझ आई बात? दैट इज क्लोज टू द बकल कैविटी, गॉट इट? यो मैम। डॉर्सल और वेंट्रल क्या होती है? वेंट्रल कौन सा रीजन होता है? जो फ्रंट पे होता है, ठीक है, फ्रंट है, जो ये फ्रंट है, यह है हमारा वेंट्रल, और जो पीछे है, पीछे रह गया, उसे हम कहते हैं डॉर्सल। डॉर्सल पे आ जाएगी हमारी बैकबोन। तो जो पीठ वाले रीजन है वो पूरा रीजन डॉर्सल है। सिर से लेकर नीचे तक अगर मैं जाऊं ना, तो अगर मेरे को डॉर्सल वेंट्रल के रिस्पेक्ट में बता रहा है तो मैं बोलूँगी सिर पे हिट हुआ था डॉर्सली, ठीक है, कि तेरे को मैंने ऐसे खींच के क्या मारा, डंडा, तो कहाँ लगा? तेरे सर के पीछे की तरफ, तो बोलेगा डॉर्सली हिट करा है। और अगर हम आगे से तुम्हें चौक मारेंगे तो बोलेंगे वेंट्रली हिट करा है, ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। और अगर तू ज्यादा शैतानी करेगा तुझे एक मुक्का पड़ेगा सर के ऊपर, तो ये हो गया एंटीरियर। और अगर मैं खींच के तेरे पैर पे पैर मारा तो वो पोस्टीरियरली पिटे हो तुम, समझ आई तुम्हें अब डायरेक्शन? सब तो नहीं भूलोगे। एक्सप्लेन करना फिर लाइक थोरेसिक चैम्बर इन द मतलब वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है ना, तो थोरेसिक चैम्बर है, ये रहा थोरेसिक चैम्बर। डायसेक्शन हो गया साहिल जी का तो ये रहा ना थोरेसिक चैम्बर। यहाँ बना देते हैं, ये डब्बा बना लेते हैं, तो को डब्बे बहुत पसंद है ना। कौन सी एक्सिस पे इंक्रीज हो रही है बता, बोल एक्सिस बोल। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल, डोर्सल मतलब बिहाइंड बैकबोन। और वेंट्रल मतलब फ्रंट। फ्रंट ना। तो अगर ये डब्बा है, मैं इसको साइड से देखूं, यहाँ से देखूं आंखों से, तो मुझे कैसा दिखेगा? मुझे ऐसा दिखेगा कि पहले ये जो बॉक्स था, ये जो थोरेसिक चेम्बर था, कुछ इस तरीके से, लेकिन अब ये कैसे दिख रहा है? ये इतना इंक्रीज हो गया, तो पीछे की तरफ भी फुल रहा है और आगे की तरफ भी फुल रहा है, डोर्सो वेंट्रली एक्सपेंड हो रहा है, समझ आई? डन मैम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सिक्स कर दिया मैंने? हाँ कर दिया, सॉरी, चलो मैं कंफ्यूज हो गई थी। 30 सेकेंड्स नहीं नहीं यार, इसके लिए 45 सेकंड देने पड़ेंगे मुझे। कुछ लोगों के तो साइंस ही बिगड़ गई होगी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के। अच्छा आंसर आ गए। ओ आंचल इज हियर, साहिल इज हियर, एंड इंटरेस्टिंगली दोनों के आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वाह क्या बात है। केरिना इज हियर, मे बी सोनाक्षी है, मे बी। अब बेटा गैस खेलेंगे हम एक आंसर बता दे। गुरप्रीत का आ गया, स्नेहा का आ गया, सिमरन का आ गया, बाकी सो रहे हैं। सोनाक्षी इज हियर, मैम बी, मैम बी, आई एम मैम बीइंग बी। आंचल, कुलदीप गुड, ओके। तनीषा नहीं आंसर देगी, तनीषा ये दूंगी नहीं आज आंसर। शालिनी का आंसर नहीं है, रिया नहीं है, रेणुका नहीं है, प्रीति सो गई, मीनाक्षी तो सो गई है आजकल। रिया का आ गया, पल्लवी का आ गया, सान्या का आ गया, दिव्या का आ गया, सान्या का तो कल बर्थडे भी था, एकता का आ गया। ओके स्टॉप। बताइए जी सवाल क्या है? Lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled। ठीक है, वो कह रहे हैं लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते क्योंकि उसके अंदर कुछ एयर हमेशा रहती है।
उसका रीजन पूछ रहे हो। उस एयर को हम किस नाम से जानते हैं वैसे? Residue. रेजिड्यूल वॉल्यूम। हाँ, अब वो रीजन पूछ रहा है, रीजन बताइएगा जरा कि ऐसा क्यों है कि लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। नेगेटिव प्रेशर वर्ड पढ़ा था कहीं? रेजिडुअल। नेगेटिव प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नेगेटिव प्रेशर होता है लंग के अंदर हमेशा। तो ये कह रहे देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स इज काइंड ऑफ, थोड़ी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, ये सही भी कंसीडर की जा सकती है, लेकिन अगला ऑप्शन, जब ऑप्शन बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन हो गया तो हम उसे फिर पीछे वाले को भूल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है? प्लूरल क्या है? बस आदो की तो ये मृत्यु हो गई। अबे क्या होता है प्लूरल? नहीं बताओगे? बता दो यार। Covering of lungs. हाँ, क्या बोला? अरे बोल दे पूरा, कम से कम बोल ही रहा है तू। Ma'am, coverings of lungs. हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी ना, ये कवरिंग्स ऑफ लंग होती है। अंदर वाली कौन सी होती है अनीश? लंग्स Visceral. की तरफ। Visceral. ये तो अनीश को ऐसे याद है ना जैसे खुद का नाम हो गया। Yes, कभी ma'am. गलत आंसर ही देता है इसका। विजरल, विजरल वाली, विजरल है भगवान, मेरी भी खराब करेगा। विजरल। और ये वाली Parietal. Parietal. पैराइटल। करो करो, मेरी इंग्लिश खराब करो, तुम्हारी तो है ही खराब। पैराइटल। इसके बीच में लिक्विड होता है, किस नाम से जानते हैं उसको? Pleural fluid. Pleural fluid. प्लूरल फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल, वो एक तरीके से उसको स्ट्रेच करके सकता है। प्लूरल जो मेम्ब्रेन्स है ना, वो रिब्स के साथ अटैच होती है। तुम जितनी मर्जी एयर बाहर निकाल दो, रिब्स की एक जो लंग्स है उसकी एक शेप रहती है। क्यों? क्योंकि लंग्स इन मेम्ब्रेन के थ्रू रिब्स से अटैच है, बिल्कुल ऐसे अटैच है। तो ये कभी भी ना लंग्स बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि रिब्स उनको बाहर ही रखेंगे ना। रिब्स बोन है, बोन का स्ट्रक्चर थोड़ी कहीं इधर उधर जाएगा। तो वो एक्सपेंड हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन कोलैप्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? ये विसरल पैराइटल मेम्ब्रेन्स है। और ये एक कैसे वर्क कर रही है? बिकॉज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। तो इसको इनडायरेक्टली हम कहते हैं द देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एक नेगेटिव प्रेशर है जो लंग्स की वॉल को पुल करके रखता है। इस लिक्विड की वजह से नेगेटिव प्रेशर है जो लंग्स की वॉल को खींच के रखता है, तभी वो एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर की बात हमने कभी की नहीं थी, तो तुम इससे भी थोड़ा तुक्का मार सकते थे कि पॉजिटिव प्रेशर लंग्स में कभी मेंशन नहीं हुआ। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो क्या करें इससे? हम क्या करें? इस आंसर में तो उसका रोल ही नहीं है ना, राइट? सो आंसर वुड बी बी। समझ आई बात? Yeah, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट करके दिखा दे फटाफट, 30 सेकंड में। थर्टी सेकेंड। ये सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना मैं तुम्हारे जज्बातों से अभी खेल रही हूँ। सारे घबरा गए, ये क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में। 1 मिनट ले लो भाई। गुड, सोनाक्षी सबसे डेयरिंग है, सबसे पहले सोनाक्षी ने पंगे ली। गुड 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 गुड। चलो थोड़े बच्चे और डेयरिंग हुए, सोनाक्षी को देखे। साहिल इज हियर, सिमरन इज हियर। साहिल सही खेल गया। किरणा इज हियर, शालिनी इज हियर, स्नेहा इज हियर, आंचल आ गई। आज गुरप्रीत बहुत एक्टिव है। मीनाक्षी, तुम भैया अपनी मम्मी से बात कराओ, तुम कहाँ रहती हो आजकल? रितिका इज हियर, कुरेनुका इज हियर। ओके स्टॉप। तनिषा, गुड। ओके स्टॉप भाई। और आंसर्स में which one of the following is a possibility for the most of us in regard of breathing by making a conscious effort? कॉन्शियसली मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो एक तरह से गेम ही होगी कि मैंने नाक बंद कर लिया, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और मैं डिसाइड करूँ मैं कितना ब्रीथ कर सकती हूँ कितना नहीं।
ऐसा नहीं है ना सब कुछ रोक लूंगी तो हवा पास होनी इधर उधर बंद हो जाएगी, ऐसा तो एकदम से बेहोश हो जाऊंगी। पर स्टिल मैं कुछ टाइम तक अपनी सांस को होल्ड करवाती हूँ ना, अपने मुंह हाथ को बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए रुका जा सकता है। तो कैसे रुका जा सकता है? तो कॉन्शियसली अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो तो क्या होता है, वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। भाई ऐसा कोई प्रोसेस है? छन्नी है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन अलग कर दे और बाहर ही निकाल दे अगर तुमने ब्रीदिंग का प्रोसेस सांस रोक लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन गलत हो भी सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और तुमको नॉलेज नहीं है तो उसको छोड़ देना, ठीक है? -1 लेके आने से बेहतर है 0 कर लो उसको, राइट? -1 मत लेकर आना, छोड़ देना अगर इतना तुम्हें लगे कि नहीं सेंस बन रहा। सो वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, दैट्स नॉट ट्रू। नॉट इवन अगर तुम कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, विदाउट ऑक्सीजन एयर बाहर नहीं छोड़ते हो कभी, हमेशा थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। तो जो तुम सांस बाहर छोड़ रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, पर कभी किसी ने ये नहीं बोला उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन उसमें भी थोड़ी सी होती है, परफेक्ट प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है? तो विदाउट ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड था, इसलिए स्टेटमेंट है गलत। दूसरी, इस टर्म की वजह से गलत हुई है। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू स्टेशन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। मैंने नाक भी बंद कर ली और मुंह भी बंद कर लिया, ठीक है? अब भी मैं थोड़ी सी एयर बाहर की तरफ छोड़ने की, मतलब बाहर मतलब अपने लंग से बाहर निकाल सकती हूँ थ्रू स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब क्या होती है? पता है? बता दो, पता नहीं पता? स्मॉल पैसेज दैट कनेक्ट्स, हमारे मिडिल ऑफ द ईयर को कनेक्ट करता है। मिडल ऑफ द ईयर को कनेक्ट कर दे। तो जनरली लोग ऐसे सोचते हैं मिडल ऑफ द ईयर ना पीछे जा रहा है कहीं यार, इधर ही तो है मिडल ऑफ द ईयर, यहीं पे दिख जाएगा तुमको अंदर की तरफ से। तो यही वो थोड़ा सा इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। जिनको नहीं दिख रहा वो थोड़ा जूम कर सकते हैं, क्योंकि आई होप अब दिख रहा हो। दिख रहा है? ठीक है। तो ये मिडल ईयर के पास एक ट्यूब होती है जिसे स्टेशन ट्यूब कहते हैं। स्टेशन ट्यूब क्या होती है? नोज से कनेक्ट होती है। और गले में कहाँ से कनेक्ट होती है? अपर फेरिंग्स। फेरिंग्स याद है? फेरिंग्स की क्या खास बात थी? कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज है किसका? फूड एंड एयर। फूड एंड एयर, है ना? साइड से बनाऊं, ये नाक है और ये मुंह है, राइट? तो ये बकल कैविटी है और ये ऊपर वाली है नेजल कैविटी। बनाना नहीं चाहिए था मुझे, वो बना दिया मैंने। यहाँ पर पीछे एक पॉइंट है जहाँ पर ये खुल रहे हैं एक साथ और उसके बाद वो नीचे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये एक साथ खुल रहे हैं इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के ऊपर वाले रीजन में एक छोटे से होल के थ्रू स्टेशन ट्यूब खुलती है। ये बैलेंसिंग का काम करती है। एयर का प्रेशर हमारे कान इसके अंदर बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखती है। ना एयर का प्रेशर मेंटेन हो तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे, ऐसे खड़े खड़े गिर जाओगे, ठीक है? घर वाले शक करेंगे कुछ खा पी के आए हो, पर ऐसा नहीं है। एयर प्रेशर में प्रॉब्लम है, लोगों के साथ होता है जिनमें यहाँ प्रॉब्लम जाती है, राइट? तो फेरिंग्स, तो ये जो पॉइंट है, वापिस आ रहे हैं हम इसके ऊपर, ये स्टेशन ट्यूब है बाय द वे, ठीक है? अब ये पॉइंट देखो, वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू स्टेशन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड माउथ। ब्रीद आउट ना यानी कि लंग्स से एयर ऊपर आए, फेरिंग्स में जाए और फेरिंग्स के थ्रू ये ट्रेवल कर सकती है मिडिल एयर की तरफ, राइट? मिडिल एयर की तरफ ट्रेवल करके देयर इज अ चांसेस दैट इट कैन गो आउट, देयर इज एक्चुअली अ चांसेस दैट इट कैन गो आउट। सो स्टेशन थ्रू ट्यूब के थ्रू एयर कैन गो आउट टू मेंटेन द बैलेंस। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। इसका और सेंस बनेगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा तुम्हें तो इसका और सेंस बनेगा जब हम लोग करेंगे ईयर वाला पार्ट। कौन से चैप्टर में आता है? कौन से चैप्टर में कान पढ़ते हो? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड मैम कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ड्रॉपर्स को बाय हार्ट याद होने चाहिए चैप्टर के नाम, समझ आई? अब याद हो जाने चाहिए। नहीं याद है तो टेंशन की बात है भाई तुम्हारे लिए। और बैठ के चैप्टर मत याद करने लगना, मतलब पढ़ लेना। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। रिब्स तो मूव करेगी ब्रीथ करोगे तो, डायफ्राम के पास जादू शक्तियाँ थोड़ी है। सी इनकरेक्ट। The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all the air from them। ऐसा कोई बना ही नहीं है, बाहुबली से भी नहीं होगा ये तो। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है, ठीक है? सो ओनली द बी कैन बी द आंसर। कंफ्यूजन ए और बी में हो सकती थी, पर जिसको पता है ना कि एयर में हमेशा मिक्सिंग होती है, तो अगर तुमको स्टेशन ट्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट थे,
तो ये लग जाता। ओके, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था क्वेश्चन करने के लिए, तो आंसर वुड बी बी। कोई बात नहीं, आओ भाई, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, कंपेयर ही करना है। अब एक बात बताओ, वाइटल कैपेसिटी, इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं आई थी, रेजिडुअल वॉल्यूम तुम कर चुके हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये सब तुम कर चुके हो। अब एक रेजिड्यू ये आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन खुद करना 9th वाला। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैम कैपेसिटी ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या हो गया? हार्ट बीट फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर को अंदर ले जा सकते हैं। हम जितनी हाँ एयर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद अंदर जाती है। हाँ, गुड शालिनी। इससे पहले किसने आंसर दिया था? मैच हेमराज, वेरी गुड, बहुत अच्छे से दिया, गुड। तो फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन, फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ दो। इसके बाद जो नॉर्मल इंस्पिरेशन करो, जितनी वॉल्यूम अंदर जा रही है तुम्हारी, उसको कहते हैं। तो इसके साथ 3 फॉर्मूला है, सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये कैपेसिटीज भी करके जाना, वही उसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन आ गए उस टॉपिक से, राइट। चलो ये वाला करो, स्टार्ट 10th। 15 सेकंड है इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं है इसके लिए। 5 4 3 2 1 स्टॉप। हेमराज और साहिल, आंसर इज करेक्ट। रेस्ट सोचते रहिए। स्नेहा, अब तो टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, अब नहीं देखूंगी मैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स इज, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? वैल्यू क्या है? 104 104 mmHg। बिना mmHg के कोई मतलब नहीं है वैल्यूज का, यूनिट बताया करो। इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड, ब्लड में कितना होता है? जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, कितना है इसमें PO2? 40 40 mmHg। तो को मैंने अभी बोला यूनिट के साथ बता, समझ नहीं आ रही? 40 mm हाँ 40 mmHg बना लिया, ये क्वेश्चन में ही था, इतनी सी बात। देख, इक्वल टू दैट इन द ब्लड, ऐसा है पहला ऑप्शन, सामने लिखा है यार, नहीं है। सेकंड, नो मैम। मोर देन दैट इन द ब्लड, ऐसा है? No, ma'am. आजा बाहर, आज स्क्रीन से बाहर आ, तुझे दिखाती हूँ मैं, ऐसा ही है। क्या नो है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई इज मोर देन दैट इन द ब्लड। गलत कहाँ बोल रहा है वो? ये तो रहा 104 40 से ज्यादा होते हैं। बेटा तू पहले मुंह धोकर आ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये करेक्ट है, फ्लो फ्लो में बोल गई लड़की। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई इज लेस देन दैट इन द ब्लड, इज इट ट्रू? नो मैम बिल्कुल नहीं यार, ब्लड का तो ज्यादा है। लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई इज लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सबसे ज्यादा होता है इसका, मैक्सिमम तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे ही जाता 45 है, और एल्वुलाई में तो 40 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सो आंसर होगा बी बी, है ना? बी। हाँ, क्या है? बोल ले, मैडम बोल के भाग गया, भाग गया बच्चा। ये करके बताओ, ये करके बताओ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये लेबल द डायग्राम वाला क्वेश्चन है 11th। 1 मिनट दिया है तुम्हें। सोचो सोचो। शालिनी ने आंसर कर दिया है, नाइस, गुड। साहिल का आंसर आ गया है। साहिल सिलेक्टिव आंसर कर रहा है, साहिल ने स्किप क्वेश्चन छोड़ रखा है। क्लास में तो पार्टिसिपेट कर ले। अनीश का आ गया, कुलदीप का आ गया, सिमरन का आ गया। स्किप आंसर करके आंसर भी कर रहा है साहिल। दिव्या का आ गया, स्नेहा का आ गया। आंसर करे मैंने, एक को छोड़ के, स्टार्टिंग के 2 को छोड़ के। अच्छा, उत्तर है नहीं, इसको आंसर भेज रहे हैं, मुझे भेजना है, मैं हूँ। तनीषा का आ गया, कृतिका, सोनाक्षी, मुझे तो आया नहीं। नंदिनी का आ गया, गुड। हेमराज is here।
5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाओ भाई, रुक जाओ किरणा, रुक जाओ। चलो भाई, कितना कहा गया वैसे। द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये एल से लंग है, कट गया है गलती से। सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल पार्ट ए बी सी डी, करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। अरे लेबल भी सही करना है और फंक्शन भी बताना है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है इस तरीके का, नीट में आया हुआ, समझ रहे हो वो? तो तुमसे स्ट्रक्चर लेबल भी कराएंगे तो उसका नाम से फंक्शन भी पूछेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ लेबलिंग हो गई है ना, जिस भी डायग्राम में, इसमें हुई है, इस वाले में हो रखी है, और कौन सा है ये दिख रहा है, इस डायग्राम में भी लेबलिंग हो रखी है पेज नंबर 271 पे। तो जो भी डायग्राम पे लेबलिंग हुई है वहां पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनके फंक्शन पता होने चाहिए। डायफ्राम का क्या फंक्शन है ब्रीदिंग के टाइम पे, और थोरेक्सिक कैविटी के साथ क्या होता है, ये फंक्शन पढ़ के जाना। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। आरबीसी ब्लड कैपिलरी क्या है, उनका क्या फंक्शन है, पढ़ के जाना, नहीं तो फंस जाओगे क्योंकि नीट पूछ रहा है। चलो, सी स्टैंड्स फॉर आर्टेरियल कैपिलरी, इज इट ट्रू? आर्टेरियल कैपिलरी है? No, ma'am. No, ma'am. नो? Yo, ma'am. भाई तू पहले नो बोल ले या यो बोल ले, दो ऑप्शन है, दो तूने सिलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूं? No, मैम, मैं आपके साथ एग्री हो रहा हूँ कि नो है अभी। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला नहीं है, मैं पूछ रही हूँ नहीं है, मुझसे क्या एग्री हो रहा है? तलाक बनता है? अब है या नहीं है? नहीं है मैम, ट्रू है। फिर क्या आता है? सी क्या है? हाँ, ब्लड कैपिलरी होगी। मैंने रखा है, मैंने ऐसे। बेटे वैसे जैसे ध्यान से अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा सा लग रहा है कि आरबीसी की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है इसे देख के। पर अगर मैं कहूँ ये कैपिलरी कर रहा है तो हार्ट से कौन सी कैपिलरी जाती है उससे? हार्ट से एक स्ट्रक्चर जाता है ना, क्या जाता है लंग्स की तरफ? पल्मोनरी आर्टरी जाती है। अच्छा, अगर पल्मोनरी आर्टरी जाती है तो पल्मोनरी आर्टरी किस में चेंज होती होगी? गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कैपिलरी में चेंज होती होगी। तो अगर मैं इसको आर्ट्रियल कैपिलरी बोल सकती हूँ? है तो वैसे आर्टरी ही और कैपिलरी बन रही है, वैसे आर्ट्रियल कैपिलरी बोला जा सकता है। हालांकि ये लेबल वैसे सेल की तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन आर्ट्रियल कैपिलरी इसको बोला जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सोच के बताना जरा तुम भी। पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, आर्ट्रियल कैपिलरी क्या करती है? पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन दे रही है टिश्यू को? नहीं दे रही है यार, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है एल्वियोलाई के पास, ठीक है। तो ये नहीं कर रही है वो। पल्मोनरी वेन जाती है सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी होती है जो सारे टिश्यूज को ब्लड दे, ऑक्सीजन देती है, राइट। तो मैं ये आर्टरियल कैपिलरी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टरियल कैपिलरी ये बनती है, कैपिलरी तो है ना, पल्मोनरी आर्टरी की आगे बाइफिकेशन से बन गई है ये, राइट। तो आर्टरियल कैपिलरी इसको कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बी, लेकिन आगे की स्टेटमेंट गलत होगी। एल्वियोलर कैविटी, ए इज एल्वियोलर कैविटी, इस एल्वियोलर कैविटी कह सकती हूँ? यस मैम। Yes, Yo, ma'am. बहुत बढ़िया एग्री कर गए सब। मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ऐसा है? बिल्कुल यही है, Yes, yes, ma'am. बिल्कुल यही Yeah, है, ma'am. इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन में पता करने हैं गलत कैसे हो गए। डी इज कैपिलरी वॉल, डी इज कैपिलरी वॉल, ये कह रहे हैं इसको कैपिलरी वॉल। इज इट ए कैपिलरी वॉल? No, ma'am. नहीं, कैपिलरी वॉल तो ये होती ना, इसको मैं कहती कैपिलरी वॉल। ये तो कैपिलरी वॉल कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच की स्पेस है ना। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस, हाँ यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, फंक्शन सही लिखा है उसने, लेकिन लेबलिंग गलत किया। देख रहे हो, एक चीज सही लिख रहे हैं, एक गलत बता रहे हैं, एक चीज सही लिख रहे हैं, एक गलत बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना ये, तो ध्यान से करना ये। बी स्टैंड फॉर आरबीसी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है आरबीसी के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO मेनली, CO2 को मेनली थोड़ी ये ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को मेन ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देख रहे हो कितनी चालाकी से कंफ्यूज कर सकते हैं किसी को, तो बहुत क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। Okay, ma'am. चलो फिर आगे चलते हैं। ये बताओ
एक मिनट मिलेगा तुम्हें। 1 मिनट का मतलब है नहीं, क्वेश्चन करो। स्टार्ट। ओके, ट्रू अबाउट आरबीसी। आरबीसी से रिलेटेड एक ट्रू स्टेटमेंट तुमको बतानी है। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। 20 to 25% CO2 को ये कैरी करते हैं। इज इट करेक्ट? यस मैम। दिस इज Yeah, ma'am. करेक्ट। दे ट्रांसपोर्ट 99.95% ऑफ ऑक्सीजन। इज इट करेक्ट? नहीं, नो मैम। 3% तो प्लाज्मा में जाता है ना? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, राइट? They transport about 80% of oxygen only and rest 20% is transported in dissolved state in blood plasma. Is it correct? ये भी करेक्ट है। ओके। They do not carry CO2 at all. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसमें एक्चुअल में A एंड C दोनों करेक्ट होते हैं, राइट? लेकिन जो मैंने इसमें देखा था वो यहाँ पे C था, तो आई थिंक ये 2010 का क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, कुछ एरर होगा इसके अंदर। लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आती है इसके अंदर, ये सिर्फ A नहीं है। समझ आई ये बात? मैम सी में 97% नहीं होगा ऑक्सीजन। हम्म 97% ऑक्सीजन जो कि मैम ब्लड से पास करेगा और 3% मैम इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा बोलो, सॉरी। मैम 97% ऑक्सीजन ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा और मतलब आरबीसी से, और 3% मैम इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। वेरी करेक्ट। नहीं सही बोलो, सॉरी मेरे दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है, मैं बोल आरबीसी को, सॉरी। हाँ भाई, ये करेक्ट इनकरेक्ट हुआ। 18 नहीं है, ये तो 97% था आरबीसी के साथ, तो 3% था हमारा डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है। माय बैड। आंसर वुड बी A। ठीक है, फिर 2000 से ही 10 का ठीक गया होगा। इसका आंसर होगा A। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पता है? जिसको नहीं पता है उसके लिए छोटा सा है, इसे यहाँ पे लिख सकते हो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखने मत बैठना, समय लगेगा अभी। ठीक है, तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये क्या है हमारी आरबीसी में, वो उसके साथ आरबीसी के साथ अटैच होकर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, कैसे? 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे, किस फॉर्म में, क्या नाम देते हैं हम उसे? hemoglobin attached to carbon dioxide is known as Carboxy hemoglobin. हाँ, ये नाम पता होना चाहिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, 70% वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन जाती है। कार्बोनेट किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है। अब जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी के पास भी एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा और ये आरबीसी, इन दोनों के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। लिख लो ये। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देता है बाइकार्बोनेट आयन में। उसका फॉर्मूला भी दिखाती हूँ। तो ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, रेस्ट जो बचा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स होते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 7% जो बचा वो डिजोल्व इन प्लाज्मा जाता है। कैसे? एज ए CO2 डिजोल्व। ठीक है, तो CO2 डिजोल्व होकर प्लाज्मा में जा रहा है, प्लाज्मा में भी बाइकार्बोनेट बन के वो 70% जा रहा है, और आरबीसी के साथ अटैच होकर वो 20 to 25% जा रहा है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ये एंजाइम प्लाज्मा में ज्यादा होता है, आरबीसी में कम होता है, लेकिन दोनों में होता है, तो ये पता होना चाहिए। लिख लिया? यो मैम। अब देखो ये वाली बात, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है? तुम्हें वो केमिकल, कहाँ गई केमिकल इक्वेशन हमारी? एनसीईआरटी में केमिकल इक्वेशन खोलो। CO2 प्लस वाटर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? बोलो। H2CO3, और फिर इसके बाद भी इसके साथ दोबारा रिएक्शन होता है, और हमारा क्या बनता है जो भी हमने पीछे बनाया था? H3O3 प्लस H पॉजिटिव, राइट? H पॉजिटिव हमने पहले भी पढ़े हैं, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में काम आते हैं, और इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। और इस रिएक्शन को करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है?
कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब मुझे पता हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पड़ा है? प्लाज्मा मैम। इन आरबीसी एंड प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा में मेजरली पड़ा है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, राइट। अब देखो, जब बाइकार्बोनेट आयन बनता है ना आरबीसी के अंदर, अब देखो आरबीसी के अंदर भी प्रेजेंट है ना, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमें तब समझ आएगा। कौन से वाला टॉपिक? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट पे क्वेश्चन बन सकता है कि देखो जब यही केमिकल रिएक्शन यहाँ होगा, मैं शॉर्ट में करूँ, ठीक है, CO2 + H2O, और इसके बाद मैं यहाँ से सीधा बना रही हूँ HCO3। HCO3 नेगेटिव जो होता है ना, ये आरबी से ना बाहर चला जाता है, कूद जाता है बाहर, जम कर जाते हैं। तो जैसे बाइकार्बोनेट बनता है, वो आरबी से बाहर चला जाता है, आरबीसी से बाहर जाके प्लाज्मा में बैठ गया। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में भी चेंज होती है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। तो सारे बाइकार्बोनेट आयन ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा के थ्रू करते हैं। आरबीसी अपने और कामों में बिजी है। तो जब बाइकार्बोनेट बाहर जम करता है तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो आयन बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब भी आयन का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो सिस्टम खराब हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव मेंटेन रहना चाहिए, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है, नेगेटिव कम होता है, तो एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मॉलिक्यूल आता है और वो अंदर जम कर जाता है। वो कहता है मैं बचाऊंगा अंदर वाली नेगेटिविटी को। वो अंदर जो जम करता है उसे कहते हैं क्लोरीन, Cl नेगेटिव। सो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर जम करता है, क्लोरीन अंदर की तरफ जम कर जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, कि क्लोराइड अंदर की तरफ आरबीसी के अंदर प्लाज्मा से शिफ्ट हो जाता है जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में जम करता है। ऐसा ये क्यों होता है? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, चार्ज सेपरेशन। समझ आई? समझ आई? मैम एक बार repeat हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर बना ना, तो ये अंदर नहीं रहता, ये प्लाज्मा में चला जाता है और उसके थ्रू ट्रेवल करता है। तो जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर की तरफ गया तो नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया ना, तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो टू मेक श्योर आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहे, क्योंकि चार्ज हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, उसी टाइम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा। मतलब अगर मैं कहूँ 10 बाइकार्बोनेट बाहर चले गए प्लाज्मा में, तो कितने क्लोरीन अंदर आएंगे? 10। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मेंटेन ही रहता है और इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, कि प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड शिफ्ट हो गया। समझ आई? जो ये मैम। फोटो खींच लो इसकी। डन? डन मैम। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन में डाल दूंगी, कर लेना। अब एक आता है हेल्डेन इफेक्ट, तो हेल्डेन इफेक्ट की फोटो खींचो। 5 मिनट और लूंगी ऊपर, फिर भगा दूंगी तुम्हें। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, किसकी? ऑक्सीजन की, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 डिक्रीजेस। एक मैंने बोहर इफेक्ट भी कराया था, याद हो तुम्हें बोहर इफेक्ट क्या था? नहीं याद? अच्छा, ऐसे भूल के आते हो पूरा अच्छे से सिर धो के कि हम सब भूल जाए। अच्छा ठीक है, नहीं याद है, मैं नहीं बता रही। बोहर तो नहीं बताऊंगी दोबारा, हेल्डेन बता देती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्वस स्लीप की हाँ हाँ बोल बोल। CO2 and एक्वस ओके, तुम्हारी डिस्टर्बेंस बहुत थी, पर आई थिंक तू सही जगह जा रहा है। इसको पता है क्या होता है, बाकियों को नहीं पता। कोई बात नहीं, तू ले जो नीट के 4 नंबर, ये दया वाना ये छोड़ देंगे। गुड। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये एक कंटेनर इमेजिन कर लो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, लेट्स से 1000 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के सिर्फ 10 है। तो जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन किससे दोस्ती करना चाहेगा? वो ऑक्सीजन से दोस्ती करना चाहेगा। तो उसकी एफिनिटी मतलब चाहत, और अट्रैक्शन, एफिनिटी मतलब उसकी तरफ चाहत, तो उसकी जो अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ हीमोग्लोबिन की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट अलग है, बोहर इफेक्ट अलग है, क्लोराइड शिफ्ट अलग है। तो ये 3 टर्म पे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली एम्स के पास। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट, तुम्हें क्या करना है, इनको कंपैरेटिव चार्ट बना लो। बोहर इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, और हेल्डेन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट। इनसे एक क्वेश्चन बनता है, तीनों में से किसी एक पे, मोस्टली एक पे आता है। ठीक है, 4 मार्क्स।
डन? यही मैम। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनके आंसर पीछे लिखे भी है, तो एक बार देख लेना। डिजीज का एक पॉइंट मुझे बताना है कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी में डिजीज है वो सिर्फ है एस्थमा एंड एम्फाइसीमा, सिर्फ ये दो डिजीज मेंशन है, डेफिनेशन टू डेफिनेशन मेंशन है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में नीट ने 2015 में निमोनिया भी पूछ लिया जो तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है, और प्लूरिसी भी पूछ लिया। प्लूरिसी हमने कहीं नहीं पढ़ा 11th-12th में, ठीक है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली डेफिनेशन का। डन? मैम। इसे एक बार करना, तुम्हें नहीं समझ आएगा लेट मी नो, ओके? ऑलराइट, चलो फिर भाग जाओ। अच्छा हाँ, जाने से पहले बताना अगर तुम्हारी कल बायो की 2 क्लास हो जाए तो अटेंड कर सकते हो रेदर देन और कोई क्लास सिर्फ बायो। कर सकते हैं, पर Okay. केमिस्ट्री क्लास होती है 10 to 11 मैम PM. केमिस्ट्री क्लास होती है 10 to 11, तो उससे पहले हो जाए तो ठीक है। यस वो हर रोज होती है केमिस्ट्री क्लास? यस मैम। मैम 2 months रेगुलर